हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेचा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपने 1300 प्लस कॉमन एरर्स का हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम सारे के सारे एरर्स को थ्रू पार्सिंग एंड थ्रू उनका जो उनके पीछे का कॉमन लॉजिक है ना, उनके थ्रू हम देख रहे हैं। जो भी आपके रूल्स हम पढ़ेंगे उनके पीछे क्या लॉजिक है और वो ऐसा होता क्यों है। देखो, इंग्लिश क्या अपनी एक लैंग्वेज है, तो हम इसे अगर लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टीड ऑफ दैट कि हम वहाँ पे अलग से रॉकेट साइंस लगाना शुरू कर दें, मैथमेटिक्स की तरह वहाँ पे हम फॉर्मूलेज लगा दें, रूल्स लगा दें, है ना। तो ग्रामर क्या आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना। तो हम उसी तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। और यहाँ पर कोई हमें ना, और एक बात समझ लो, इंग्लिश में या फिर कोई आप लैंग्वेज बोलते हो ना, तो हमें वहाँ पर रिजिड नहीं रहना होता किसी भी रिस्पेक्ट में। अब आपने लेट से कोई रूल पढ़ लिया, फिर आपको बताया जाता है कि अब इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। तो लैंग्वेज क्या है ना, उसके पीछे हम लैंग्वेज बोलने में लॉजिक का यूज़ कर रहे होते हैं। हमें मीनिंगफुल अपना एक, जो हमें कुछ अपनी बात बोलनी है वो मीनिंगफुली दूसरे के पास में ट्रांसमिट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखो, किसी भी चीज़ के साथ आपको रिजिड नहीं होना है, हमें फ्लेक्सिबल रह के चलना है। और ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको मैं लॉजिक से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्यों ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई, अपना फटाफट से सेशन को शुरू कर लेते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसके लिए हेल्पफुल हैं, तो ये सारे आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल हैं। इसके अलावा सीडीएस का एग्जामिनेशन हो गया, एफकेट का एग्जामिनेशन हो गया, मतलब जहाँ भी आपके कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ पर्टिकुलर, उस क्वेश्चन के पीछे आपको जो भी वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और वो ग्रामर सेक्शन हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। इसके अलावा आपका वोकैबुलरी कोर्स ऑलरेडी चल रहा है और सारे कोर्सेज हैं, आप जाके एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, ठीक है ना। स्टैटिक जीके के आपके कोर्सेज हो गए और कई सारे कोर्सेज हैं, वो आपको मिल जाएंगे। फटाफट से मैं सेशन को शुरू करता हूँ, वो सारे आप अपने आप से देखते रहना। ये रहे क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो 323। इससे पहले मैं आपको 322 क्वेश्चन जो है डिस्कस करा चुका हूँ डे नंबर 22 तक। तो वो जाके आप जरूर देख लेना और उनको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो आपका पूरा कोर्स है ना, ये इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है जैसे एक लैडर होता है ना, इसमें यार हमारे स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरे पे आएंगे, फिर तीसरे पे। इसी तरीके से मैंने क्या किया, पूरे सेशन को आपका कवर किया हुआ है, सेशंस को। तो आप जाके एक फर्स्ट लेक्चर से देखोगे तो ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी, ठीक है ना। तो अब शुरू कर लेता हूँ फटाफट से। आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने कल फ्लैश आउट कर दिया था, बताओ जरा इसका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखो अपने पास में क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अनलेस अनलेस द government the government will not take action, will not take action, the corruption, अपना ये करप्शन ही आ जाएगा, ठीक है ना। करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन विल नॉट स्टॉप। तो मैंने क्या आपको बोला हुआ एग्जाम्पल में, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन, करप्शन विल नॉट स्टॉप। अब बात को समझने की यहाँ पर कोशिश करना। अब मैं आपसे जब भी अनलेस की बात करता हूँ ना, तो अनलेस में आपका सबसे पहली बात, जब भी मैं अनलेस में कोई कंडीशन रखूँगा, यहाँ पर अनलेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसका हिंदी मतलब बोलना चाहूँ तो इसका हिंदी मतलब होता है आपका अगर, ठीक है ना। और अगर मैं इसका आपका इंग्लिश वर्जन में बोलना चाहूँ तो अनलेस आपका इक्विवेलेंट होता है इफ़ और आपका नॉट के, ठीक है ना। इफ़ नॉट जो आपका कंजंक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये उसके इक्विवेलेंट होता है। तो अब बात को समझना, यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर आपकी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो करप्शन स्टॉप नहीं होगा। तो अनलेस के आप जब अनलेस के साथ में हम जो भी कंडीशन दे रहे होते हैं, सबसे पहली बात, वो कंडीशन आपकी फ्यूचर में नहीं होती। वो कंडीशन किस में नहीं होती, फ्यूचर में नहीं होती। और हम उनके साथ में मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है क्या। तो सबसे पहली बात, हमें क्या नहीं करना है, यहाँ पर हमें मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। मॉडल्स का यूज़ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ में बेसिकली जो है ना, अनलेस के साथ में हम जो कंडीशन दे रहे होते हैं वो कंडीशन आपकी प्रेजेंट में होती है। फिर हम बताते हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो रिजल्ट होगा वो आउटकम आपका फ्यूचर में, वो कुछ हम यहाँ पर आगे बता रहे होते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्टॉप नहीं करती, अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती तो करप्शन स्टॉप नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर मैं आपसे जो अगली बात बोलना चाहूँगा, वो जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमारा फ्यूचर में आता है, इसलिए हम इसके साथ इन वर्ब्स का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हुई क्या बात। तो अब देखो, पहली बात तो ये हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर आपका अनलेस ऑलरेडी इफ़ नॉट के इक्वल है, तो क्या इसके साथ में नॉट लगाना करेक्ट होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे। बात समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर हो रही है मेरी बात। अगर मैं इसे इफ़ नॉट के सेंस में बोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इफ़ द गवर्नमेंट विल नॉट इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक अ एक्शन, करप्शन विल नॉट स्टॉप, ठीक है ना। इफ़ नॉट के साथ में भी हम क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके साथ में कहीं ना कहीं जो कंडीशन यूज़ होती है वो आपकी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन होती है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं।
है ना। तो अपना यहाँ पर इफ़ नॉट का इक्वलेंट क्या हो गया, अनलेस हो गया, तो हम यहाँ से नॉट भी हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, द गवर्नमेंट टेक्स अ एक्शन अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स अ एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। बात को समझ पा रहे हैं, क्या हो गया अपना यहाँ पर, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स अ एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। आपको बात समझ में आ गई। अनलेस के साथ में हमें क्या क्या यूज़ नहीं करना, मॉडल ऑफ का यूज़ नहीं करना, जैसे विल शैल हो गया, फ्यूचर का टेंस हो गया। इसके अलावा हमें इसका निगेटिव में यूज़ नहीं करना, क्योंकि किसके इक्विवेलेंट होता है, इफ नॉट के। अब जरा मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, क्या बोल रखा है, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। यानी कि अनलेस यू, अब यहाँ पर क्या आ गया, विल आ गया। मुझे पता है अनलेस के साथ में मैं फ्यूचर वाली कंडीशन नहीं देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। यानी कि इसके बाद में ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ना, ये मेरी एबिलिटी के बारे में बता रहा है, या फिर मेरे बारे में बता रहा है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना अभी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर तुम स्टडी हार्ड नहीं करोगे तो तुम पास नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में जो तुम्हारा रिजल्ट होगा वो ये होगा कि तुम पास नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अनलेस यू स्टडी हार्ड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल आपका चला जाएगा, एरर अपनी सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाएगी। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 324 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, बता दो फटाफट से कहाँ एरर होगी। हाँ भाई, आई लाइक दी पोइट्रीज ऑफ द बायरन एंड शैली। यानी कि मुझे क्या है भाई, पोइट्री पसंद है बायरन एंड शैली की। तो ये जो पोइट्री होता है ना, हम इसका कभी भी प्लूरल नहीं बना रहे होते हैं। किसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, पोइट्री का नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि पोइट्री क्या होता है ना, आपका एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है। इसमें ऑलरेडी आपकी कई सारी पोएम्स होती हैं। इसका बेसिकली ये जो है अपना वर्ड यूज़ किया जाता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे अपना, या तो मैं यहाँ पर बोल दूँ आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शैली, या फिर मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ, आई लाइक द पोएम्स। या तो आप यहाँ पर कर दो पोएम्स ऑफ बायरन एंड शैली मुझे अच्छी लगती हैं, या फिर मुझे पोइट्री अच्छी लगती है। क्लियर है, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारी एरर किस में आ जाएगी, सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाएगी। और अगर मैं इसको यहाँ पर आपका ब्रेक करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, लाइक हो जाएगा वर्ब, और ये पोइट्री हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो मैंने इसको काट के क्या कर दिया, यहाँ पर पोइट्री कर दिया या फिर पोएम्स किया हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर अपना बायरन एंड शैली पता है क्या होगा, ये जो ऑफ प्रपोजिशन आया है ना, ये ऑफ प्रपोजिशन बेसिकली आपका, ये देखो कभी भी एंड का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपका टेंस, आपके दो टेंस जुड़े रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर दो टेंस पता है कौन कौन से जुड़े हैं, ध्यान से सुनना, आई लाइक द पोएम्स ऑफ बायरन एंड आई लाइक द पोएम्स ऑफ शैली। तो यहाँ पर आपका ये दो अगर मैं सेंटेंस को तोड़ना चाहूँ तो इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑफ प्रपोजिशन है ना, इसका ऑब्जेक्ट आपका बायरन भी बनेगा और इसका ऑब्जेक्ट आपका शैली भी बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या बनेंगे, पीओ बन जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्यों बनेंगे, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं ऑफ प्रपोजिशन के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एंड देखो, अब एंड मैंने आपको समझा रखा है क्या करता है, एंड आपका चीज़ों को बैलेंस कर देता है। यानी कि अगर यहाँ पर आपका ऑफ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट आपका ये भी बनेगा और यहाँ पर ये भी बनेगा, ठीक है ना। एंड के दोनों आपके जो भी हैं नाउन यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो दोनों इसके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ अब मैं, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 325। अब यहाँ पर ये अपने पास गिवन है, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, ठीक है ना। तो अब एक बात समझो, कभी भी अगर मैं बोलता हूँ लास्ट संडे, या फिर मैं लास्ट के बाद लेट से मैंने बोला कि मैं तुमसे मिला हुआ था लास्ट टाइम, वैन आई मेट यू लास्ट टाइम, ऐसे बोलते हैं ना, वैन आई मेट यू लास्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं जब भी लास्ट का यूज़ करता हूँ, इसका जो सेंस होता है ना, वो यही हो जाता है कि मैं तुमसे उस बार मिला हुआ था। तो वहाँ पर मुझे ऑन का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपना क्या हो जाएगा, सुपर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ऑन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ये अपना क्या बन जाएगा, लास्ट संडे। अगर मैं इसे बोलना चाहूँ तो ये सेंटेंस आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड। इसके बाद में आप एक्सीडेंटली यहाँ पर डाल दोगे, फिर ये आपका जो लास्ट संडे है ना, ये आपका लास्ट में भी यूज़ किया जा सकता है, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगा। अगर मैं इसकी पार्सिंग करना चाहूँ तो देखो पार्सिंग में क्या क्या आ जाएगा अपना, आई तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, मेट क्या बन जाएगा, इसकी मेन वर्ब बन जाएगी, और माई फ्रेंड हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये माई क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव की एडजेक्टिव, हाँ भाई एडजेक्टिव, है ना। इसके बाद में एक्सीडेंटली क्या होगा, ये एक्सीडेंटली आपका एडवर्ब होगा। क्यों ये एडवर्ब होगा, क्योंकि ये मिलने के बारे में बता रहा है ना। मेट को क्वालिफाई कर रहा है, एक्सीडेंटली मतलब मैं कैसे मिला, तो एक्सीडेंटली मिला, ठीक है ना। तो मेट को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका ये जो लास्ट संडे है, ये आपका टाइम डिनोटिंग वर्ड हो गया। क्या हो गया, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड हो गया ये अपना, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ना। अब तो हम यहाँ पर किसका यूज़ नहीं करेंगे, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर एरर हो जाएगी, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक एक करके चीज़ों को देखता हूँ तो यहाँ पर द मैनेजर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट बनेगा, द ऑब्वियसली इसका क्या होगा, आर्टिकल होगा, ठीक है। पुट फॉरवर्ड क्या होता है आपका, अच्छा पुट फॉरवर्ड होता है आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना।
क्या होता है पुट फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब, यानी कि ये क्या होता है बेसिकली आपके सामने कोई प्रेजेंट कर देना कोई भी चीज़ को, तो हम उसे बोल देते हैं पुट फॉरवर्ड। ये क्या हो गया, आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई। क्लियर है। अब इसके आगे क्या है, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अब बात को समझना है, यहाँ पर आपका ये जो अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस है ना बेसिकली, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज बनेगा। ये पता है क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ठीक है ना। अगर मैं इस पूरे को देखता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पूरे के अंदर भी ये चीज़ों को एक एक करके तोड़ना चाहूँ, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, अपना नंबर तो बन जाएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये जो ऑफ है ये अपना एक प्रपोजिशन बनेगा। और ये क्राइटेरिया, अब देखो क्राइटेरियंस नहीं होता कभी भी, आपका एक वर्ड होता है, क्या होता है, क्राइटेरियन होता है। क्राइटेरियन। अब ये जो क्राइटेरियन होता है, इसका अगर मैं आपका प्लूरल बनाना चाहूँ, तो वो प्लूरल बनता है इसका क्राइटेरिया। ठीक है ना, क्या प्लूरल बनता है अपना इसका, क्राइटेरिया। ये आपका बेसिकली फॉरेन वर्ड है। इस फॉरेन वर्ड का जो अपना जैसे बैक्टीरिया होता है, तो उसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है बैक्टीरियम। ठीक है ना, बैक्टीरियम का जो प्लूरल होता है वो होता है बैक्टीरिया। तो इसी तरीके से क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्राइटेरियंस नहीं आएगा, क्या आएगा, क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, इतनी सी बात तो सबको पता ही होगी। लेकिन मेरा जो मेन मोटो है आपको इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है ना आपका, कभी कभी पूरा का पूरा क्लॉज क्या करता है, एक सेंटेंस का पूरा आपका ऑब्जेक्ट दिखा रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, अगर मैं पूछूँ मैनेजर पुट फॉरवर्ड वॉट, तो ये वॉट का आंसर पूरा का पूरा ये अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस क्राइटेरिया बता रहा है। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्राइटेरिया, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज बनेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ में कभी भी आप टेंशन में मत रहना। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में ये फॉर क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। प्रपोजिशन को क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये पोस्ट क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि पी ओ बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या, सबको क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है ना। चलो अगले अपने अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 327, देखते हैं बड़ी आराम से। देखो भाई, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके तोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना रेलवेज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, इसके बाद में हैव क्या हो जाएगा भाई, हैव हो जाएगी यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेड या हो जाएगा, मेड हो जाएगा यहाँ पर आपकी मेन वर्ब। इसके बाद में बड़े ही ध्यान से समझना, अपने पास यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है क्रॉसिंग द ट्रैक्स, और इसके बाद में लिखा हुआ है आप पनिश्ड ऑफेंस। अब मैं जरा इसको डील करता हूँ आप पनिश्ड ऑफेंस को। ठीक है ना, अब जरा दूसरे पेन का यूज़ करूँगा, देखें बड़े ही ध्यान से। अपने पास क्या दे रखा है, आप पनिश्ड ऑफेंस। अब ये जो पनिश्ड है, ये पनिश्ड अपना यहाँ पर क्या है, V3 है। यानी कि V3 है, तो आपकी अगर वर्ब बन रही है, तो इस वर्ब का मुझे अब एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा और एक सब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तो मुझे दिख रहा है, चलो ऑफेंस को अगर मैं एक बार ही ऑब्जेक्ट मान भी लेता हूँ, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो मैं देख रहा हूँ सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका V3 की तरह यूज़ तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसे पास्ट पार्टिसिपल मानने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर अगर ये पास्ट पार्टिसिपल मैं मान लूँगा, तो ये जो ऑफेंस है ना, ये ऑफेंस आपका नाउन है, तो ये नाउन के साथ में कैसे यूज़ हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये मैं पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं मान सकता हूँ। अब बेसिकली ये जो पनिश है ना, ये पनिश कहीं ना कहीं ऑफेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये नाउन है तो ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ होना चाहिए। तो पनिश का जो एडजेक्टिव होता है ना, वो आपका पनिश्ड नहीं होता। क्या होता है इसका ऑब्जेक्ट, पनिशेबल होता है। क्या होता है, पनिशेबल होता है। तो रेलवेज़ ने क्या किया है, क्रॉसिंग द ट्रैक्स को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ तक तो देख लिया, मेड तक अपना ये मेन वर्ब हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मुझे ना दो दो दिख रहे हैं। एक तो आपका क्रॉसिंग द ट्रैक्स हो गया, और इसके अलावा एक पनिश्ड ऑफेंस हो गया। तो यहाँ पर जो द पनिश्ड ऑफेंस है ना, तो उस रेलवेज़ ने क्या बनाया है, एक पनिश्ड ऑफेंस बनाया है। यानी कि ये अपना यहाँ पर क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ पर आपका नाउन क्या सब्जेक्ट का जहाँ पर सीधा सीधा एक्शन दिख रहा हो। ठीक है ना, तो ये तो अपना हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्रॉसिंग द ट्रैक्स, अच्छा अब ये क्रॉसिंग द ट्रैक्स में क्रॉसिंग क्या है, फटाफट से बता दो जरा मुझे। क्रॉसिंग पता है क्या है, क्रॉसिंग है अपना यहाँ पर जीरंड है। ठीक है ना, क्या है ये, जीरंड है। और अगर ये जीरंड है तो ये क्या है, अपना एक सेमी वर्ब है। और सेमी वर्ब क्या होती है, ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है। क्यों रख सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो वर्ब ही, इसके अंदर वर्ब का ही खून है। तो ये क्या करेगा, अपना खून का जो है, खून की वजह से अपना एक ऑब्जेक्ट लेना चाहेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर ट्रैक बन जाएगा। और ये जो ट्रैक है ये क्या है, जीरंड का ऑब्जेक्ट है ना, जीरंड का ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैं किसी से क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। क्लियर है। तो क्रॉसिंग ये आपका हो गया जीरंड, और इसके बाद में ट्रैक्स हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। और ये पूरा मिलके पता है क्या बन जाएगा, क्रॉसिंग द ट्रैक्स अपना ये बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रही है क्या आपको बात, समझ गए सारे लोग। चलो, तो यहाँ पर हमारा एरर किस में आ जाएगी, थर्ड वाले ऑप्शन में एरर आ जाएगी। और आपका ये सेंटेंस काफ़ी बढ़िया था। अगर हमें बात करता हूँ पासिंग, जो आपकी पार्सिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस था, हमने पूरा समझ लिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 328। ठीक है ना, चलो भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 328। बताओ भाई कहाँ पर एरर होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या बोला गया हमें यहाँ पे, हाँ मेंबर
वर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट एज इज फिक्स्ड बाई द कमेटी। यानी कि ये मेरा जो टेंस है ये कौन सी वॉइस में है भाई, पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला मुझे, एक तो मुझे यहाँ पर बाई दिख रहा है और बाई के साथ में मुझे सब डूअर दिख रहा है जो कि यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा शैल बी रिक्वायर्ड और यहाँ पर मुझे आपकी शैल के साथ में बी दिख रही है और बी के साथ में V3 दिख रहा है, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में है। और अगर मैं इसे चेकआउट कर लेता हूँ तो एक बार मेंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस टेंस में ऑब्जेक्ट है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। और यहाँ पर आपकी शैल बी रिक्वायर्ड तो वर्ब बन जाएगी क्योंकि ये आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, बी हो जाएगा पार्टिकल, रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है ना। टू क्या बन जाएगा आपका, टू पे क्या हो जाएगा, क्या टू पे क्या होगा, फटाफट से बता दो। हाँ भाई, ये आप मुझे बताएंगे टू पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। एट हो जाएगा आपका अगेन प्रपोजिशन, रेट क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। सच क्या हो जाएगा इसका, सच क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, बेसिकली एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। और एज क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, एज कंपैरिजन दिखा रहा है, जो मतलब कि आपका बता रहा है कि जैसा आपका फिक्स किया गया था, ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी अगेन आपका दूसरा सेंटेंस जो यहाँ पर आपका जुड़ रहा है उसकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो जाएगी। बाई प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा आपका कमिटी, ठीक है ना। अब ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ ये बात कि यहाँ पर आपका ये जो टू पे इंटरेस्ट है ना, ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। आपकी यहाँ पर कोई एरर नहीं है और ठीक है ना, क्योंकि हमने देख लिया पूरा सेंटेंस, कहीं भी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है, पूरा सेंटेंस अपना करेक्ट है। अगर यहाँ पर आपका लेट से शैल बी रिक्वायर हो जाता तो ये अपना यहाँ पर हमें करेक्शन देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 329। सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड। अब बात को समझना बड़े ही ध्यान से। यहाँ पर अपना क्या सिटीजन्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। कैन क्या बन जाएगा, कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनेगी। और नॉट क्या होता है, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। नॉट क्या होता है, नॉट होता है अपना एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और अपना निगेटिव सेंस में कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएगा। अफोर्ड क्या हो जाएगा, अफोर्ड आपका यहाँ पर मेन वर्ब बन जाएगी। टू टेक क्या हो जाएगा, टू प्लस का V1 है, इन्फिनिटिव बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर अगर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव क्या अपने पास में एक ऑब्जेक्ट रख सकता है क्या, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव के साथ में ऑब्जेक्ट ये रख लेगा द लॉ, ठीक है ना। तो ये द लॉ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या होता है, सेमी वर्ब होता है। सेमी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रख सकता है, ठीक है ना। क्यों, वही रीज़न उसका, क्योंकि वो बना तो वर्ब से ही है और उसके अंदर जो खून है वो वर्ब का है, तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट रख लेगा, वर्ब वाला काम भी कर लेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। इसके बाद में आउट ऑफ क्या, अब देखो यहाँ पर हमने कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ किया हुआ है, आउट ऑफ देयर हैंड। लेकिन जो बेसिकली हम कभी भी कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं ना, किसी भी चीज़ को हाथ में लेने की बात करते हैं, तो आउट ऑफ नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, इनटू होगा। क्या होगा, हम अपने हाथ में ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरर किसमें हो जाएगी, आउट ऑफ हटा देंगे, इनटू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 में जो है एरर निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 330 देखते हैं। अब देखो, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ। अच्छा, अब ये जो अपना डिसीज होता है, मतलब कि वो पर्सन जो डिसीज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो डिसीज का मतलब ये आपका होता है अ पर्सन हु हैज़ डाइड, अ पर्सन हु हैज़ डाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर पर्सन है जो कि ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कुछ डाउट में मत रहना कि ये डिसीज़ के साथ में हमने द का यूज़ क्यों कर लिया, क्योंकि डिसीज़ क्या है ना, यहाँ पर आपका ये V3 नहीं है, ये आपका एक नाउन है, एज अ नाउन यूज़ होता है, ठीक है ना। एज अ नाउन यूज़ हुआ है और ये होता है इसका मतलब पर्सन हु हैज़ डाइड। क्लियर है, तो इसमें आप बिल्कुल भी डाउट में मत आके एरर मत लगा देना फर्स्ट वाले में, ठीक है ना, हु हैज़ डाइड। फिलहाल यहाँ पे अपना रिलेटिव्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑफ क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। मुझे पता है डिसीज एक नाउन होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, यानी कि पीओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना। थ्रेटन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी V3 है। थ्रेटन्ड पता है ना आपको, धमकी वगैरह देना होता है थ्रेटन्ड का मतलब, ठीक है। टू से दैट यू विल कॉज ट्रबल, इसको हम बोल देते हैं थ्रेटन्ड। इसके बाद में ये टू अवेंज, टू अवेंज क्या है ना, ये आपका यहाँ पर इन्फिनिटिव है, ठीक है। ये क्या है आपका इन्फिनिटिव, टू प्लस का V1। अच्छा, अवेंज का मतलब क्या होता है, आपने देखी है ना मूवी अवेंजर्स, तो बेसिकली जो अवेंज का मतलब होता है वो होता है टू पनिश और हर्ट समबडी, टू पनिश और हर्ट समबडी, टू हर्ट समबडी, ठीक है ना, टू हर्ट समबडी। अब इसके आगे आपको एक और एडिशन करना होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार लिख लेना आप लोग, ठीक है। समबडी इन रिटर्न फॉर समथिंग रॉन्ग दैट ही हैज़ डन टू यू, ठीक है ना। लिख लोगे ना इसको आप आराम से, तो नोट डाउन कर लेना, मतलब किसी ने आपके साथ में कुछ खराब किया, इन रिटर्न में आप क्या करो, उसको पनिश करो या फिर उसको हर्ट करो, ठीक है ना, इन रिटर्न। क्लियर हो गया, तो ये अपना यहाँ पर इन्फिनिटिव हो गया, टू प्लस का V1 की तरह यूज़ हो जाएगा। क्लियर है, अब ये इन्फिनिटिव है तो ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट रख सकता है कि नहीं रख सकता है, बता चुका हूँ बहुत बार, अब तक तो आपको ये सारी चीज़ें रट जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ में अपना ऑब्जेक्ट रख लेगा, क्या बन जाएगा, ये डेथ हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, और हिज क्या कर रहा है, डेथ को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसका
आपका क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं सारी की सारी चीज़ों में हर सेंटेंस को इतना ज़्यादा खोल के रख दे रहा हूँ आपके सामने, उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि आपको मैं हर चीज़ बिल्कुल इस तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन में जाओ तो आपके सामने हर चीज़ एकदम चमक के बाहर आ जाए। एग्जामिनेशन में बैठ के आप इतना सारा पार्सिंग तो करोगे नहीं, लेकिन अगर आपने ये पूरी पार्सिंग कर रखी होगी ना अच्छे से, अगर आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करी है, तो आपको एरर ना बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगी एरर कहाँ पे है। और आपका जो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है ना, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर मैं अपना जो टॉपिक वाइज एरर करता हूँ वो तो करेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर मैं मिक्स्ड एरर करता हूँ तो उसमें करेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप पार्सिंग अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आपको कोई भी एरर आ जाए, कहीं भी आ जाए, बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। यही इसके पीछे मेरा मोटो है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 331 देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये है अपने पास में 331, आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो। अब देखो कभी भी आप क्या करते हो ना, जब हमारा इंप्रेशन क्या होता है, जब हमारा इंप्रेशन होता है किसका, वी डिड इन अ, वी समथिंग वी डिड, समथिंग वी डिड इन द पास्ट, ठीक है ना। जब हम पास्ट में कोई चीज़ कर चुके होते हैं, उसमें उसका हमारा इंप्रेशन बन रहा होता है सेंटेंस में, तो हम पता है किसका यूज़ करते हैं। और हमें क्या करें, हमने पास्ट में कोई चीज़ का अपना कुछ काम किया हुआ है और फिर हमें क्या हो उसके बारे में याद आ जाए और हम क्या करें, उसे रिमेंबर करने लगें। क्या करने लगें भाई, हम उसे रिमेंबर करने लगें। तो उसमें पता है हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम अपनी प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब का। प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होती है, V1 प्लस ING, ठीक है ना। V1 प्लस ING का यूज़ कर रहे होते हैं कब, जब हमें पास्ट में जो हमने कुछ काम किया हो उसका कुछ इंप्रेशन हो और वो हमें याद आने लगे। तो आप ये वाली चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख लेना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जब याद करते हो ना, तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूस चल रही होती है, ठीक है ना। वो कॉन्टीन्यूस है क्योंकि वो आप क्या कर चुके हो, वैसा कुछ काम कर चुके हो, तो आपको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके याद आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम प्रोग्रेसिव यानी कि कॉन्टीन्यूस जो आपकी वर्ब होती है उसका यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आई रिमेंबर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ना, रिमेंबर के बाद अपनी प्रोग्रेसिव वर्ब आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, यानी कि मुझे याद आ रहा है कि मैं उससे मिला करता था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपना कॉन्टीन्यूस वर्ब लगा देंगे। क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले जब मैं उससे मिला करता था ना, तब की मुझे याद आ रही है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना कि जो रिमेंबर होता है, रिमेंबर के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे जो याद आती है ना, धीरे धीरे मैं अपने पास्ट को याद कर रहा होता हूँ, तो वो प्रोसेस जो है आपकी प्रोग्रेशन में चल रही होती है, तो हम वहाँ पर प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं। ये रहा आपके सामने 332, बता दो फटाफट से कहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है ना। अब अपने पास है क्या यहाँ पे, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एबसेंट, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कितनी देर तक एबसेंट रहूँगा या फिर कितने टाइम के लिए एबसेंट रहूँगा। तो बेसिकली अपना ये किस में है, मुझे देख के पता चल गया। आप यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया है, आस्क्ड का यूज़ किया, यानी कि अपना किस में है भाई, इनडायरेक्ट वॉइस में है ना। इनडायरेक्ट बेसिकली अपने स्पीच में है। क्लियर है, कौन सा स्पीच है अपना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। क्लियर है इतनी सी बात। अब अगर इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो मुझे एक बात बताओ, जब आपका डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है और हम उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो रहा होता है, वहाँ पे जो अपना कंजंक्शन होता है ना, वो क्वेश्चन वर्ड को जो होता है वो कंजंक्शन की तरह यूज़ हो जाता है। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पर मेरा ही आस्क्ड हो गया, फिर यहाँ पर दैट हो गया, फिर हाउ लॉन्ग हो गया। अब हाउ लॉन्ग क्या है अपना, यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है, तो मतलब इसका यूज़ हमारा एज अ कंजंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे दैट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने दैट हटा दिया। अगर ये क्वेश्चन वर्ड आपका कंजंक्शन बन गया है तो इसके बाद में अपना हमें यहाँ पे वर्ब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी वर्ब इन्होंने हटाई हुई है। ये आपका आई वुड भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में एबसेंट, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पर ये हाउ लॉन्ग किसकी तरह यूज़ हो गया, एज अ कंजंक्शन यूज़ हो गया। किसकी तरह यूज़ हो गया, एज अ कंजंक्शन यूज़ हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड वाली जो इसकी क्वालिटी थी वो हट गई है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में यूज़ कर लिया है। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ। क्लियर हो गया ना अच्छे से। कुछ डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करो, ठीक है ना। कुछ भी डाउट आ जाए XYZ तो आपको पूछ जरूर लेना है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 333 देखते हैं। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी कि उसने कल से क्या किया है भाई, कुछ भी नहीं खाया है। तो अब देखो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब बात को बड़े ही ध्यान से समझना, मैं जो आपको चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो सिंस का जब भी यूज़ करते हैं ना हम, सिंस का यूज़ होता है आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। लेट्स से अगर आपका ये क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, इससे थोड़ा पहले क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम होगा, फिर इससे थोड़ा पहले पास्ट आ जाएगा, फिर इससे थोड़ा पहले पास्ट परफेक्ट का टाइम होगा, ठीक है ना। इसमें भी आपका पास्ट का अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना चाहता हूँ तो परफेक्ट में यूज़ हो रहा होता है। क्लियर है इतनी सी बात। यहाँ तक आप सारी बातें समझ पा रहे हैं ना। चलो अब देखो
अब जरा सा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ सो दैट आपको चीज़ें क्लियरली दिख पाएँ। अब ये अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्रेजेंट में टाइम चल रहा है और इससे पहले मैं आपको एक टाइम बता रहा हूँ सिंस, यानी कि इससे पहले का मैं आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ, तो वो अपना किस में चला जाएगा? अगर मेरा टेंस प्रेजेंट में है, उससे पहले की बात मैं अगर बताना चाह रहा हूँ तो वो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और ऐसे ही अगर मेरा ये टेंस यहाँ पर पास्ट में मैं बता रहा हूँ, पास्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले की जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो अपना पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। यानी कि मुझे यहाँ से पता चल रहा है अगर मैं सिंस का यूज़ करता हूँ ना, सिंस या फॉर का, तो उसमें हमेशा अपना परफेक्ट टेंस का यूज़ करूँगा। ठीक है ना? किसका यूज़ करूँगा? परफेक्ट टेंस का, क्योंकि जब भी मैं बात करूँ, चाहे मैं प्रेजेंट की बात करूँ, चाहे पास्ट की बात करूँ, उससे पहले की बात जो भी होगी परफेक्ट में ही यूज़ हो रही होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर मेरा किस टेंस, ये आपका क्या टेंस होना चाहिए? ही एट नथिंग आना चाहिए। कि यहाँ पर अगर मैं परफेक्ट लगाता हूँ तो ही हैज़ ईटन नथिंग, क्या आ जाएगा? ही हैज़ ईटन नथिंग, क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे की बात है, यानी कुछ देर पहले की ही बात है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए। ठीक है ना? थोड़ी देर पहले की बात है तो किसकी भी यूज़ करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर लेंगे। तो ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस येस्टरडे। क्लियर हुआ? बात समझ में आ पाई क्या? है ना? अच्छे समझ में आ गया। अब इसका मैं आपको एक और यूज़ बताऊंगा कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ हम कब करते हैं, आगे आपके टेंस में बताता हूँ। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 334 देखते हैं। ये रहा आपके सामने 334 क्वेश्चन। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का हम यूज़ कब करते हैं। ठीक है ना? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, तो देखो भाई बड़े ध्यान से देख, अपने पास यहाँ पर गिवन क्या है? शी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983, यानी कि वो क्या कर रही है? 1983 से काम कर रही है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, ये मैंने फिर से टाइमलाइन बना दी और यहाँ पर मैं, अब आपको पता है क्या आता है? पहले प्रेजेंट आता है, सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला जो बात हो रही होगी, फिर इससे थोड़े पहले क्या होगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़े से पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं पहले की बात करता हूँ, फिर इसके बाद अगर बहुत पहले की बात हो जाएगी तो ये आपका पास्ट हो जाएगा, है ना? सिंपल पास्ट। फिर इससे और पहले की बात होगी तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बात मैं आपको समझा चुका हूँ। और कभी भी आपका अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो पहले की बात कर रहे होते तो वहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस का यूज़ तो होगा ही होगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से मेरा पॉइंट ऑफ टाइम शुरू हुआ परफेक्ट में, लेकिन अब वो जो काम शुरू हुआ है ना, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अगर मैं प्रेजेंट में वो आ गया तो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर वो क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। तो हम जो भी आपके इस तरीके के केसेस होते हैं कि आपका काम तो शुरू हुआ किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? वो अपना टेंस हो जाएगा फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। किसमें होता है? वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चला जाता है। ठीक है ना? आप बात को समझ पा रहे हैं? अब तो कोई डाउट नहीं होगा आपको टेंसेस में। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ पास्ट में है कोई काम, अगर अब मेरा टेंस है पास्ट में, मैंने आपसे बात शुरू कर दी पास्ट परफेक्ट की, यानी कि मैंने अगर पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट के और पहले का ले लिया तो वो पास्ट परफेक्ट में तो होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पहले का है। लेकिन अब वो पास्ट परफेक्ट में जो चीज़ शुरू हुई ना, वो पास्ट में भी जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी वो चीज़ आपकी कंटिन्यू थी। लेट से मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इट हैड बीन रेनिंग सिंस नून। इट हैड बीन रेनिंग सिंस नून, यानी कि मैं आपसे किसी लेट से मैं आपके सामने किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ और मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि उस दिन क्या है ना, रेन चल रही थी आपकी नून से लेके, है ना? यहाँ पर आप क्या कर दोगे? सिंस नून, यानी कि आपकी नून में आपकी रेन शुरू हुई है और वो कॉन्टीन्यूसली चलती जा रही है जिस पॉइंट ऑफ टाइम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोल देता हूँ इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस नून, यानी कि आपकी नून शुरू हुई है परफेक्ट टाइम पे, यानी कि नून में तो आपकी रेन शुरू हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम भी आपकी रेन जो है वो चल रही है। ठीक है ना? अब बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या यूज़ होना चाहिए। अगर मैंने सिंस का यूज़ किया तो मुझे पता है कि परफेक्ट टेंस तो होगा ही होगा, और फिर मैंने देखा कि ये चीज़ जो है आपकी कंटिन्यू है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख गई है? प्रोग्रेसिव वर्ब दिख गई है। प्रोग्रेसिव क्या होता है? V1 प्लस का ING अगर मुझे दिख गया है तो ये आपका किस में यूज़ होना चाहिए? इसका मतलब ये आपका कॉन्टीन्यूस में होना चाहिए। तो ये जो अपना पूरा टेंस होगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होगा कि नहीं होगा? तो शी यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आएगा कि हैज़ बीन आएगा? क्या आएगा? हैज़ बीन। ठीक है ना? तो शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। ठीक है ना? बात तो आपकी छोटी सी थी, मैं आपको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकता था, यहाँ पर आपका इज़ काट के हैज़ बीन कर दो। ठीक है ना? लेकिन मुझे क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है, और आगे आने वाले टाइम में जब आप ऐसे चीज़ों कर लोगे ना, मैं आपको सारी की सारी जब एरर्स पढ़ा दूंगा, आपको ग्रामर सेक्शन में इतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर पाओगे। ठीक है ना? खैर, अब जो आपकी एरर है सेकंड वाले ऑप्शन में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 335 देखेंगे। ठीक है ना? देखो, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यानी कि माधुरी दीक्षित के पास है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पर? आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, है ना?
स्टेटमेंट दिया है मैंने, जब भी मैं किसी स्टेटमेंट के बारे में बात करता हूँ, फैक्ट के बारे में बात करता हूँ, तो ये जो आपके टेंसेस यूज़ होते हैं ये आपके हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो हाँ। ठीक है ना। तो अपना यहाँ पर मैंने क्या बोला है, माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यानी कि माधुरी दीक्षित के पास में एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट ही तो दे रहा हूँ मैं, है ना, एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका किस में यूज़ होगा, इंडेफिनिट में यूज़ होगा। क्या आ जाएगा, शी माधुरी दीक्षित हैव, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, माधुरी दीक्षित हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर आपका माधुरी दीक्षित सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव यहाँ पर उसकी वर्ब हो जाएगी, और यहाँ पर आपका फैन फॉलोइंग इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बेसिकली, और लार्ज क्या बन जाएगा, इसका फैन फॉलोइंग को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है ना। तो एरर किस में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 में जो है अपनी एरर निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 336 पे आ जाते हैं, फटाफट से देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 336। बताओ जरा यहाँ पर आपका क्या एरर होनी चाहिए। तो अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है अपने पास, सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलेप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला हुआ है हमेशा एंड का यूज़ हुआ है, एंड का यूज़ हुआ है, मतलब आपके दो टेंसेस जिनके पास में सेम आपका पैटर्न है वो आपके ऐड किए गए होंगे, बैलेंस हो रहा होता है। यानी कि आपके दो सेंटेंस कौन कौन से होंगे, सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा कोलेप्सिंग इन हिज चेयर एंड सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ठीक है ना। तो ये आपके जो है दो टेंसेस थे जिसमें हमने क्या किया है, आपका एंड का यूज़ करके इन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है ना। तो अब देखो बड़े ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका सेवरल गेस्ट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, और सेवरल क्या होगा, बेसिकली इसको क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। नोटिस्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी V3 हो जाएगी, यानी मेन वर्ब होगी। क्लियर है। फिर इसके बाद में मिस्टर शर्मा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। क्लियर है, इतनी सी बात। अब यहाँ पर आपकी कहानी हो गई। इसके बाद में क्या बोला गया, कोलैप्सिंग इन हिज चेयर, यानी कि मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं, जब कोलैप्स हो रहे थे उनकी चेयर में, और वो ब्रेथ के लिए गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब क्या होता है ना, आपको सांस लेने के लिए तड़पना। ठीक है ना। तो गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, यानी कि जब मिस्टर शर्मा चेयर पर कोलैप्स कर रहे थे और गैस्प कर रहे थे ब्रेथ के लिए, तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या बात हो रही है ना, कि आपका कोई पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें कि आपके जो मिस्टर शर्मा है उनका कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, कोलैप्सिंग हो रहा है और उनका गैस्पिंग हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कि आपका कॉन्टीन्यूस टेंस देख के यहाँ पर आपकी एरर मार्क कर देते हैं, लेकिन ये आपका सेंटेंस जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी आपकी एरर नहीं आएगी, नो एरर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 337 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, दिस इज़ अवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। यानी कि ये हमारा क्या है, सेकेंड आपका रिमाइंडर है। लेट्स से मैं किसी से लेट से किसी ने मेरे कुछ पैसे ले लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको दूसरी बार रिमाइंड करता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि मुझे उसने अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया है। ठीक है ना। तो अब ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इज़ यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और रिमाइंडर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा इसका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और अवर क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है सबको। एंड आपका यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन यूज़ हुआ है, और वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा आपका अगेन सब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि कंजंक्शन है तो दो सेंटेंस आपके यूज़ हो रहे होंगे। तो ये आपका सेकेंड वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आर भाई हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और सरप्राइज हो जाएगा आपका यहाँ पर मेन वर्ब। ठीक है ना। तो अच्छा, अब मैं आपसे ना यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सरप्राइज आपका मेन वर्ब है या फिर ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, बोलो फटाफट से। हाँ भाई, तो ये ना आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके जो आर है ना, यहाँ पर आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, ये आपका एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, और ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और ये जो सरप्राइज्ड है ना, ये आपका एज अ V3 यूज़ हुआ है, और ये V3 क्या है आपका, एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। तो वी हम कैसे हैं भाई, सरप्राइज हैं, तो ये आपका, और जो सरप्राइज है ना, एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, और क्योंकि ये क्या कर रहा है, वी को क्वालिफाई कर रहा है। कभी भी आपका लिंकिंग वर्ब आ जाती है तो उस केस में आपका हमेशा एडजेक्टिव आ रहा होता है, और वो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है। किसकी तरीके से यूज़ होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है। आप बात को समझ पा रहे हैं क्या, इसलिए मैंने आपका ये सेंटेंस जो है यहाँ पर उठाया हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है जब मैं आपको समझा पाऊँ कि जो V3 है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, इसको मैंने किसकी तरीके से यूज़ कर लिया, एज अ एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, और ये अपना एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर गया। क्यों, क्योंकि ये जो आर है ना वो मेन वर्ब है, एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं, कभी भी आपका लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद में हमेशा आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है जिसका वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा होगा। ठीक है ना। बात को समझ गए। मच क्या हो जाएगा, मच आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा जो इस सरप्राइज को क्वालिफाई करने वाला है।
ठीक है ना। बेसिकली ये जो मच सरप्राइज्ड है ना, ये आपका एक साथ यूज़ होगा। अगर आप मच को बोलना चाहते हो तो एज अ एडजेक्टिव तो नहीं, ये आपका एज अ आप क्या बोल सकते हो मच को, कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। तो वो क्या कर रहा है, सरप्राइज़ को कहीं न कहीं क्वालिफ़ाई कर दे रहा है। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव साथ में तो नहीं आते, लेकिन ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपके वी को कहीं न कहीं सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। आप बात को समझ पा रहे हैं क्या। और एट क्या हो जाएगा, एट यहाँ पर आपका प्रपोजिशन हो जाएगा। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बोलो फटाफट से। हाँ भाई, इस ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा आपका रिसीविंग। रिसीविंग क्या है, ये आपका एज अ जीरंड है, यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका जीरंड है। और इसके बाद ये जीरंड का जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये बनेगा आंसर। मैंने रिसीव नहीं किया, रिसीव्ड व्हाट, रिसीविंग व्हाट, है ना। तो रिसीविंग आंसर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड बनेगा। और ये जो नो होगा, ये आपका नेगेशन दिखा रहा है, तो इसका एडजेक्टिव बन जाएगा फ्रॉम अगेन प्रपोजिशन, और यू बन जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो मुझे पूरे सेंटेंस में पार्सिंग करने के बाद कहीं भी कोई एरर नहीं दिखाई दे रही है, अपना क्या हो जाएगा, ये नो एरर हो जाएगी। आज के क्वेश्चंस मैंने कुछ ज़्यादा ही लगता है एडवांस कॉन्सेप्ट जो है बता दिए हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर हो रहा हो, या फिर चीज़ें थोड़ी माइंड से ऊपर जाने लग रही हो, तो मुझे बता देना, जैसा भी कमेंट में है। तो मैं आपको क्या करूँगा, अगली बार से थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चन भी डाल दिया करूँगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये टाइम आ चुका है, मैं आपको 22 लेक्चर्स दे चुका हूँ। इसके बाद अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको धीरे धीरे अच्छे कॉन्सेप्ट भी सिखाता जाऊँ, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन अपना 338 देखते हैं। अभी क्या है अपने पास में, देखें। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर, यानी कि आपके जो मेंटोर हैं, आपको उनके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। अच्छा, मैं क्या हूँ भाई, मैं भी आपका मेंटोर हूँ, तो आप लोग ग्रेटफुल हो कि नहीं हो। चलो देखो खैर, अब यहाँ पर अपना क्या होता है ना, ग्रेट, देखो अब ये जो आपका होता है ग्रेटफुल, ठीक है, आपका जो राइट वर्ड होता है ग्रेटफुल होता है। इस ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, थैंकफुल, ठीक है ना, थैंकफुल। तो हमें क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए जो भी हमारे मेंटर्स हैं, ठीक है ना, जिन्होंने हमें सिखाया है, सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। तो हमें उनसे उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, तो ग्रेटफुल नहीं होगा। किस वर्ड का हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर ग्रेटफुल वर्ड का यूज़ करेंगे, जो अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। और इसके बाद में क्योंकि अपना ये शुड बी का यूज़ हुआ है, तो बताओ जरा कौन सा टेंस होगा, ये कौन सी वॉइस में होगा, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी, अब मुझे आपसे भी आंसर चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 339 पे आते हैं। अब ये रहा अपना 339 था, फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, यानी कि जो फर्नीचर है, मुझे एक बात बताओ, जो फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर का हम प्लूरल बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि फर्नीचर में आपका जितना भी वुडन, आपका आपका जो भी वुडन आपने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, लेट्स से चाहे वो आपका कवर्ड हो जाए, चाहे वो आपकी शेल्फ हो जाए, चाहे वो आपका सोफ़ा हो जाए, है ना, चाहे वो आपका बेड हो जाए, ये सारे के सारे आपके फर्नीचर में ही इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे, फर्नीचर, ठीक है ना। तो द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, जो आपका फर्नीचर है वो कैसा हो गया है, ओल्ड एंड रस्टी हो गया है। ईजी सा ऐसे तो आप क्वालिफाई, आपको इसको क्या करना है, पार्सिंग तो कर ही लोगे। फर्नीचर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, बिकम हो जाएगा मेन वर्ब, ओल्ड इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। एंड का यूज़ हुआ इसलिए दोनों क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है ना। एंड क्या होता है, बैलेंस करता है चीज़ों को। आज तो बहुत बार यूज़ हो गया इसका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 340 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से देखो भाई, क्या है अपने पास में, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, यानी कि बहुत सारे लोग क्या है भाई, स्वाइन फ्लू से आजकल डरने लगे हैं। तो बढ़िया बात है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, मोस्ट पीपल नहीं होगा। जब हम क्या करते हैं ना, जब बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मोस्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब बात को समझना, कभी भी आपको जब बहुत सारे लोगों का बात करनी है, जब आपको बहुत सारे लोगों को रेफर करना हो, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, मोस्ट पीपल का यूज़ करते हैं। मैं आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ वैसे, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ सारे के सारे लेक्चर्स देखा करो। जब मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करनी है, तो मैं मोस्ट पीपल की बात करता हूँ। लेकिन जब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मुझे एक कुछ क्वान्टिटी है, मतलब थोड़ी छोटी क्वान्टिटी है, इन लोगों को रेफ़र करना होता है, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल। क्या बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या यूज़ होगा, तो स्वाइन फ्लू से ना सारे के सारे लोग नहीं डरते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, उनमें से थोड़े, लेट्स से आपका अमाउंट जो है 60% हो गया, तो ये 60% लोग जो हैं वो डरते हैं उससे। तो यहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँगा, आपका मोस्ट ऑफ द पीपल का यूज़ करूँगा। किसका करूँगा, मोस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पर क्या डाल दूंगा मैं, ऑफ द डाल दूंगा, फिर हो जाएगा अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू। मतलब कभी भी आपको किसी छोटे, आपको ना किसी सेक्शन के बारे में बताना हो, तो आप वहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज़ करना, ठीक है ना। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब अपने।
अगले क्वेश्चन पर क्या आते हैं। फिलहाल अपनी एरर हो जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है एरर हो जाएगी। एंड यहीं पर सेशन को एंड ही करते हैं। अगले जो आपका सेशन होगा उससे हम क्वेश्चन नंबर 341 से जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब आपको सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और क्या होता है भाई, शेयर कर देना, और अपना कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबा देना। यही सारी चीज़ें हैं, बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। समझदार हो आप लोग, कर दिया करो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।